हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी.एस. कुशवाहा, आपका टीचर। आप सभी का आज इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले आप लोग 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आप लोग को एसक्यूसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ओसी कर्व और सिक्स सिग्मा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। आज का जो ये लेक्चर नंबर 9 है, ये इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम लेक्चर नंबर 10 और 11 में कंट्रोल चार्ट्स का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कंट्रोल चार्ट्स होंगे? एक्स बार, सी, पी, एन, वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स का हम अध्ययन करेंगे। ये कंट्रोल चार्ट्स, जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने एसक्यूसी में इसके बारे में हल्की सी झलकियां देखी थी और तब आपको बताया गया था कि कंट्रोल चार्ट्स का हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन कंट्रोल चार्ट ग्राफ बनाने की विधि होती है और अब आजकल के समय में ग्राफ बच्चों हाथ से नहीं बनाए जाते। ग्राफ का जो मेकिंग होती है विद द यूज ऑफ द एमएस एक्सेल, जो सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, उसकी हेल्प से ग्राफ बनाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 9 ये स्पेशली पर्पसफुल्ली इसलिए बनाया गया है कि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं थ्योरी बता दूं कि कंट्रोल चार्ट ये होता है, ये एक्स है, ये आर है, ये पी है, एन है, कंट्रोल चार्ट है, सी टाइप कंट्रोल चार्ट है, और आप हाथ से कंट्रोल चार्ट बनाएं। हाथ से तो आप कंट्रोल चार्ट बना ही लेंगे, लेकिन यदि चूंकि इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पे ग्राफ बनाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कंप्यूटर पे ग्राफ बनाएंगे कैसे? हमें तो साहब कंप्यूटर ग्राफ बनाना आता ही नहीं, हमें तो एक्सेल पे आता ही नहीं, हम तो थोड़ी फुल टाइप कर लेते हैं और चैट कर लेते हैं। तो आज का ये लेक्चर नंबर 9 पर्पसफुल्ली इसलिए बनाया गया है कि आप एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर टूल है, एक्सेल पर ग्राफ कैसे बनाएं, कैसे इसके स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करें, इसलिए लेक्चर नंबर 9 ये बनाया गया है। स्पेशली क्योंकि आप कंप्यूटर पर इस एमएस ऑफिस का टूल का इस्तेमाल कैसे करें, इसलिए। सो लेट अस हैव द आउटकम। और चूंकि आज के इस लेक्चर में हमें केवल एमएस एक्सेल को चलाना सीखना है, उसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन कौन से एसक्यूसी के टूल्स होते हैं, उसमें कौन कौन से ग्राफ बनाए जाते हैं, किन किन ग्राफ को हमने, और याद होगा आपने पिछले लेक्चर में TQM पढ़ा था। TQM की आखिरी स्लाइड अगर आपको याद होगी तो उसमें स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, कुछ इन सब बातों का जिक्र था। तो मैंने आपसे कहा था कि ये बातें एक बार में, एक ही लेक्चर में आपको अगले लेक्चर में दिखाई पड़ेंगी। सो हियर इट इज द लेक्चर नंबर 9 और इसका केवल एक आउटकम है ग्राफ मेकिंग यूजिंग द एमएस एक्सेल। ये लेक्चर ना केवल स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है, मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स के अलावा ये स्टूडेंट्स एज वेल एज इंडस्ट्री में काम करने वाले मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने कुलीग हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो उनके लिए भी ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और ये पूरा लेक्चर आप पढ़ें और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। सो इसमें हम लोग इतना देखेंगे इस स्लाइड में कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं। ये वो ग्राफ हैं जिन ग्राफ का इस्तेमाल एसक्यूसी टूल्स में, TQM टूल्स में, इंडस्ट्री में सामान्यतः किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन ग्राफ एंड द पाई ग्राफ। पाई ग्राफ को पाई चार्ट भी कहते हैं। तो बार ग्राफ कॉलम्स का होता है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, स्कैटर डायग्राम के रिलेशन के लिए होता है, पॉइंट्स होते हैं उस ग्राफ में, लाइन ग्राफ एज द नेम क्लियर, नाम से ही क्लियर है कि इस ग्राफ में लाइन बनाई जाती है, एंड द पाई ग्राफ जो सर्किल पार्ट करके आपने परसेंटेज ऑफ शेयर करके आपने बनाया था, उसको हम यहाँ पर पाई ग्राफ यहाँ पर इसको कहते हैं, तो उसको भी बनाना सीखेंगे। सो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम 5 तरह के ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन ग्राफ एंड द पाई ग्राफ। सो अब हमें यहां से स्विच ओवर होना पड़ेगा और अब हम सीधे जाएंगे एमएस एक्सेल पर और वहां पे जाके हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। सो अब चलते हैं हम लोग वहां पर एमएस एक्सेल। ये रहा एमएस एक्सेल का और इसमें कुछ डाटा ऑलरेडी है, तो हम अब देखते हैं कि कैसे एमएस एक्सेल ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको मैं इस एमएस एक्सेल पे इस वक्त जो डाटा दिखाई पड़ रहा है उससे आपका परिचय करा दूं।
इस MS एक्सेल पे आप देखेंगे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक के सीरियल नंबर है। ये कोई एक साइज है, इसको रेड कर देते हैं। ये कोई एक साइज है 15 प्लस 0.05 माइनस 0.05, ये कोई साइज है। सपोज करिए कोई एक आपने शाफ्ट बनाई है, शाफ्ट का डायमीटर है 15 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। अब ये इसके तमाम सारी रीडिंग्स है, आप इन रीडिंग को देख सकते हैं। दिस ऑल आर द रीडिंग्स ऑफ दिस शाफ्ट, और ये रीडिंग 15.06, 15.03, 15.08, 15.05, 15.03, 15.05, 15.06, 15.03, 15.08, 15.04। तो कुछ जो साइज है टॉलरेंस के भीतर हैं, कुछ साइज टॉलरेंस के बाहर है। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज ऑफ नाउ हियर, बिकॉज हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल और ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनका स्क्वायर कर दिया है। तो अगर आप देखें तो ये 15.06 की जो पहली रीडिंग है, इसकी लोकेशन है B3। आप यहाँ देखें B3, B3 कैसे आया? आप अगर ये कॉलम देखें तो ये कॉलम है B, और कॉलम B और रो है रो नंबर 3। तो रो है नंबर 3, कॉलम है B, तो 15.06 की जो पहली रीडिंग है इसके कोऑर्डिनेट हो गए B3। हमें इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, और B3, तो B3 अगर लिख देंगे तो B3 वाली वैल्यू यहाँ पर मान ली जाएगी। इनटू के लिए आप देख सकते हैं स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, और फिर से हमने B3 लिख दिया। तो B3 इंटू B3, यानी B3 पे जो वैल्यू लिखी गई है उसको स्क्वायर करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ देखिए स्क्वायर आ गया। इसी तरह अब यहां पर B4 इंटू B4, B5 इंटू B5 एंड सो ऑन। जरा एक काम करते हैं कि इसको यहां पे डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये जो यहाँ पे B3 इंटू B3 था, यहां पर हमने इक्वल टू का साइन भी हटा दिया। अब अगर हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया, अब यहां पे मैंने इंटर किया तो देखिए क्या आ गया, यहां आ गया केवल B3 इंटू B3। इसका मतलब कि अगर हमको एक्सेल में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है, तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बराबर का निशान लगाना जरूरी है। बिना इक्वल टू का निशान लगाए हुए एक्सेल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल एप्लीकेशन को लागू नहीं करता है, और आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर हम यहां पे जाते हैं, और यहां पर हमने इक्वल टू का साइन पुट कर दिया, और इक्वल टू का साइन पुट करने के बाद इस जगह पर ये हमारे लिए था, एंड और यहां पे देखिए इक्वल टू का साइन पुट करते हैं, यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि इसका भी यहां पर इसी तरह ये हो जाए, इसका भी यहां पर स्क्वायर हो जाए। तो हम करेंगे ये कि इस जगह पर जो वैल्यू लिखी है इसको हम यहां पे कॉपी करेंगे। इस वैल्यू को हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद नीचे आए, और नीचे आके हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहां पे हमने पेस्ट कर दिया, और आप देखेंगे ये सारा यहां पर वैल्यू आ गई, हर चीज का यहां पर स्क्वायर हो चुका है। ऑल दीज आर द स्क्वायर्ड। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम कुछ और कैलकुलेशन करना सीखेंगे, हम ग्राफ बनाने जाएंगे, लेकिन ग्राफ से पहले स्टैटिस्टिक्स में और कौन कौन से टूल हैं जरा उनके बारे में परिचय हो जाना आवश्यक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको आगे आने वाला है। सो लेट अस सी। पहला यहां पे टूल दिया गया है सम, यानी हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू यहां पे लिखी गई है 15.06, 15.03, 15.08, 10 रीडिंग है 15.04 तक, हम चाहते हैं इनका सम करना, इनका योग कितना है। तो बहुत आसान है, एक्सेल हमको बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के डाटा को मैनेज करना, डाटा कैलकुलेट करना। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पे गए, यहां पर आपने इक्वल टू का साइन लगाया। मैंने आपको बताया था इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि इक्वल टू के साइन के बिना ये आपको आंसर्स नहीं देगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं कर पाता है जब तक स्टार्ट में इक्वल टू का साइन न लगाओ। हम यहाँ पे गए, और जाने के बाद यहां पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू के साइन के बाद SUM सम लिखा, SUM सम, SUM सम। इसको जरा हटा देते हैं, इसको यहां से डिलीट कर दिया जाए तो बेहतर समझ में आएगा। इसको यहां से डिलीट कर दिया। अब यहां पर हम इस जगह पर गए, हमने लिखा इक्वल टू SUM और एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें ये बताना पड़ेगा हम सबके सम किसका करना चाहते हैं।
तो यहां से लेकर यहां तक को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये B3 था 15.06 और आखिरी रीडिंग है 15.04 जिसकी लोकेशन है B12। अपने आप देखिए यहाँ पे B12 लिख के यहाँ B12 लिख के आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद ये देखिए 1 से लेकर 10 तक की रीडिंग है, इनका यहाँ पर सम आ चुका है 150.51। ओके, सम करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि इतनी सारी रीडिंग का एवरेज आ जाए। वी वांट टू नो द मीन, हम इनका औसत निकालना चाहते हैं। अब औसत कैसे निकलेगा? तो औसत के लिए आपको सबको पता ही है कि सबके सारी जो हमने राशियां इन वैल्यूज को जोड़ दिया था, इनके योग को अगर 10 से भाग दे दिया जाए तो इन सबका हमको औसत आ जाएगा। तो इसके लिए भी देखिए स्टैटिस्टिक्स का ये टूल इसमें हमको एक्सेल प्रोवाइड करता है, एक्सेल हमको हेल्प करता है निकालने के लिए। बाकी आपको पता है कि अगर इसको हम 10 से भाग दे देंगे तो 15.051 करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे गए और देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा, ये इक्वल टू का निशान लगाया, एवरेज लिखा AVE एवरेज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर B3 से B12, फिर वही B3 से B12, इसको डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। इक्वल टू का निशान AVERAGE, जब आप कर रहे होंगे तो नीचे अपने आप डिस्प्ले होने लगेगा। ब्रैकेट स्टार्ट, फिर बताना पड़ेगा कहां से कहां तक, B10 B11 B12 और इंटर। ये देखिए 15.051 इन सारी रीडिंग का मीन आ गया। तो हाउ सिंपल इट इज व्हाइल यूजिंग द एक्सेल, तो किस तरीके से हम बेहतर तरीके से इन चीजों को निकाल पाते हैं। मोड, मैंने आपको मीन मीडियन मोड बताया था, तो लेट अस सी द मोड क्या है। सो मोड जो है क्या होता है, मोड होता है जितना डाटा हमारे पास है उसमें कोई एक संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसको मोड कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें 15.06 03 03 03 03 3 बार है, 08 2 बार है, 04 1 बार है, 06 06 2 बार है, 05 1 2 2 बार है। 15.03 जो है इन 10 डाटा में सबसे ज्यादा बार आया है। इसका मतलब कि इस डाटा का जो मोड है वो 15.03 है। तो हमने देखिए मोड निकालने के लिए भी बहुत बढ़िया टूल है ये। यहां गए, बराबर का निशान, MODE मोड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम सेलेक्ट कर देंगे यहां से यहां तक, इंटर कर देंगे और देखिए इस पूरे डाटा का मोड आ गया। आप कहेंगे सर ये आसान तो है, हम इसको काउंट कर लेंगे। तो बच्चों ये आसान आपको दिख रहा है, ये तभी तक आसान दिख रहा है जब तक इसमें 10 डाटा है। अगर ये 1000 डाटा है, 10,000 डाटा है, हम देश की पॉपुलेशन का कोई स्टडी कर रहे हैं, जो जनसंख्या के बाद तमाम सारे डाटा आए उसको स्टडी कर रहे हैं, करोड़ों में डाटा है तो कैसे करेंगे, तब हमको स्टैटिस्टिक्स का ये टूल हमको हेल्प करता है। सो 15.03 इस 10 डाटा का हमको मोड पता लग गया। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। मुझे लग रहा है मीडियन नहीं हुआ, मीडियन डिस्कस करते हैं। अब सुनिए मीडियन क्या था। मीडियन उस कलेक्शन ऑफ डाटा को, हमारे पास सपोज करिए 25 50 100 डाटा है, उस कलेक्शन ऑफ डाटा को अगर हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, तो कोई एक ऐसा डाटा होगा जिसके ऊपर के डाटा की संख्या, कुल डाटा, और उसके नीचे के जितने डाटा हैं उनकी संख्या समान होगी। तो यानी मध्य का एक बिंदु होगा जो बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जिस डाटा को हम कहेंगे कि मोड है, सॉरी मीडियन कहेंगे, तो मीडियन के ऊपर के कुल डाटा की संख्या और मीडियन के नीचे के डाटा की संख्या समान होती है, उसको हम मीडियन कहते हैं। कैसे निकालेंगे? अब देखिए बड़ा अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मीडियन निकालना था, तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, फिर मीडियन लिखा MEDIAN मीडियन, और फिर से हमने वही सेलेक्ट कर दिया B3 से लेके B12 तक, इंटर मार देंगे और ये देखिए हमको मीडियन आ गया। सो हाउ सिंपल एंड हाउ गुड इट इज while using the MS Excel, and there are so many tools
ये तो मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के टूल दिखा रहा हूं, बाकी इंजीनियरिंग के अनेकों अनेक इसमें फंक्शंस एंड टूल्स होते हैं। एक बार एमएस एक्सेल को आप एक्सप्लोर करके तो देखिए, इसको यूज तो करके देखिए। नाउ वेरिएंस, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया था। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, यहां गए, इक्वल टू का निशान लगाया, वेरिएंस के लिए लिखा VAR, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, वो डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके आपने इंटर मारना है और देखिए ये वेरिएंस आ जाएगा, आपके डाटा का सारा वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसका नंबर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हमने सिग्मा से बताया था, और आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जिसका बहुत आपने चर्चा देखी थी, +-1 सिग्मा, +-2 सिग्मा, +-6 सिग्मा। तो z की वैल्यू भी सिग्मा के पदों में निकाली थी हमने लेक्चर नंबर 8 में। तो देखिए ये लेक्चर नंबर 7 में, तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि पहले बहुत सारे डाटा का मीन निकाल लो, फिर हर डाटा को उस मीन से माइनस करो, फिर हर उस जो आंसर आया है उसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे, उनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद औसत निकाल लीजिए, उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जरा हम ऊपर के डाटा में देखिए, देखिए किया गया है। ये एक डाटा है, इस डाटा का मैंने स्क्वायर किया, इन सभी का मैंने इन सब डाटा का मीन निकाल लिया, तो मीन यहां पर आ गया 15.051। ये आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि डेसिमल की संख्या यहां तक है। नाउ मीन की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसको अगर हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा। नाउ वो डेसिमल की वजह से होता है, डेसिमल कितने प्लेस तक हमने इस पे दिखाया है, इसको भी ठीक कर देते हैं। ये रहा, सारे मीन हमने ले लिए, हर एक वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को 15.06 और इसका मीन जो है, सारे का जो मीन था 15.05, इससे माइनस कर दिया। तो 15.06 माइनस 15.05 इज 0.01। हाउ सिंपल, कैसे किया? यहां पे हमने देखिए लिखा इक्वल टू का निशान, B3 यानी ये वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू D3, ये वाली वैल्यू, ये D और ये 3, तो B3 माइनस D3, तो इस रीडिंग में से ये माइनस हो गया। अगली रीडिंग देखिए, इक्वल टू का निशान B4 माइनस D4 यानी कि मीन, तो हर एक वैल्यू को मीन से माइनस कर दिया। तो कुछ वैल्यू जो मीन से बड़ी होंगी पॉजिटिव आ जाएंगी, जो वैल्यू मीन से छोटी होंगी वो नेगेटिव आ जाएंगी। तो उनके असर को कैसे खत्म करेंगे? ये जो वैल्यूज आपको यहां पे मिली, हर वैल्यू को मीन से माइनस करने के बाद हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इस डिफरेंस का स्क्वायर। और देखिए क्या है, ये वैल्यू है E, इसकी लोकेशन देखिएगा E3, ये E3 है, तो यहां पे हमने लिखा इक्वल टू का निशान E3 इंटू E3, ये सब हमने यहां पे स्क्वायर्स कर लिए। अब देखिए होगा क्या, इन सभी स्क्वायर्स को ऐड कर दें, फिर इसको 10 से भाग दे दें, फिर उसके बाद इसका अंडर रूट निकाल दें, तो हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आप ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस एक्सेल टूल का इस्तेमाल करने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालना पसंद करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, अभी तो हमको सारे को ऐड करना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। लेट अस सी कैसे निकलता है। हम गए यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमने यहां पे लिखा इक्वल टू STDEV, ST स्टैंडर्ड, DEV डेविएशन, STDEV, फिर से वही ब्रैकेट स्टार्ट और B3 से B12 हमने सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हमको आंसर आ जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। एक बार करके देखते हैं, इक्वल टू का निशान, क्योंकि एमएस एक्सेल में जब भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखकर उनका आंसर निकालना है, तो दैट लाइन स्टार्ट्स विद इक्वल टू STDEV, और देखिए जो हम करते हैं वो नीचे आने लगता है, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ B3 से लेके B12 सेलेक्ट, आंसर आ गया। कितना सिंपल है, हजारों लाखों करोड़ों डाटा का भी आप पल भर में कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन कितना लंबा था क्लास में जैसे बताया था, जो तरीका होता है
मैनुअली अगर करना हो तो इट इज वेरी कम्बरसम जॉब। एक और कैलकुलेशन होती है कि सपोज करिए आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपको यह नहीं पता कि ये डाटा कितने सारे डाटा है, हजारों में है, लाखों में है, काउंट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि कितने सारे डाटा हैं। तो देखिए हमको इसमें एक टूल मिलता है काउंट। अब काउंट का टूल ऐसे आएगा कि हम यहां पे गए, इक्वल टू का निशान, COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही B3 से B12 सेलेक्ट करके एंटर मार दिया और देखिए कितने डाटा है, 10 है। यहां देखिए अपने आप 10 लिख के आ गया और ऊपर यहां देखिए फार्मूला लगा हुआ है और नीचे 10 लिख के आ गया। सो बहुत सारे डाटा अगर काउंट करना हो तो हम काउंट भी इसमें आसानी से कर लेते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर हजारों लाखों डाटा है और हमको यह जानना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर इसका तो एक टूल है कि सारे डाटा आप सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, तो सबसे छोटा वाला अपने आप ऊपर आ जाएगा और सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे आ जाएगा। वेरी स्मार्ट। लेकिन मामला कहां फंसेगा, हमें उस डाटा को अनटच रखना है, हम उस डाटा के अरेंजमेंट को छेड़ना नहीं चाहते हैं, तब कैसे करेंगे। तो अगर आप डाटा को छेड़ना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद आप पता लगाना चाहते हैं कि हजारों डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो MS Excel हमें ये टूल भी प्रोवाइड करता है। सो हम यहां पे गए, हमको पता लगाना है कि इसमें से सबसे छोटा डाटा कौन सा है, तो हम यहां पे गए, यहां पर आए, यहां पे आने के बाद हमने लिखा इक्वल टू का निशान और MIN मिनिमम के लिए MIN बराबर का निशान, वो ब्रैकेट स्टार्ट, B3 से B12 ने सेलेक्ट किया, एंटर मारा और देखिए सबसे छोटी वैल्यू 15.03 आंसर के रूप में हमारे सामने आ गई। है ना मजेदार चीज। अब देखिए मिनिमम हो गया तो मैक्सिमम भी होगा। लेट अस सी, ये मैक्सिमम रहा, मैक्सिमम, फिर यहां पर आए इक्वल टू का निशान, MAX फॉर मैक्सिमम, B3 से B12 सेलेक्ट किया और हमारे सामने सब आंसर आ गया मैक्सिमम। सो दीज आर वेरी वेरी वंडरफुल टूल्स ऑफ दिस MS Excel, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन पल भर में कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेटर से करने में हमको घंटों लग सकते थे, वो 5 मिनट के अंदर सारे कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएंगे। सो इस पार्ट के बाद अब हम आते हैं आज के दूसरे पार्ट पर, विच इज ग्राफ। तो हम एक एक करके ग्राफ बनाना सीखेंगे। उस ग्राफ बनाने के लिए मैंने कुछ डाटा पहले से लिखे हुए हैं। सो आज का पहला ग्राफ रहेगा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले डाटा को सेलेक्ट करना होगा। तो सपोज करिए मेरे पास दो डाटा है, कोई रीडिंग है x और एक कोई रीडिंग है y। तो x और y को दोनों को सेलेक्ट कर लिया, दोनों की 5-5 रीडिंग है। ग्राफ बनाने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट में आ गए। इंसर्ट में जब जाएंगे तो आप यहां पे देखिए रिकमेंडेड चार्ट लिखा हुआ है। इस रिकमेंडेड चार्ट में बहुत सारे चार्ट है, पाई है, लाइन है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, अनेकों अनेक यहां पर ग्राफ है। और आप चाहें तो यहां पर ये देखिए लिखा है ना सी ऑल चार्ट, यहां पे क्लिक कर लीजिए। आप सी ऑल चार्ट करेंगे तो फिर वो रिकमेंडेड चार्ट आ जाएंगे, आप यहां पे ऑल चार्ट कर लीजिए। ऑल चार्ट करेंगे तो सारे चार्ट यहां पर खुलकर सामने आपके सामने आ जाएंगे। कॉलम टाइप, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY, मैप, स्टॉक, सरफेस, राडार, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, वाटरफॉल, फनेल, कंबो, अनेकों अनेक टाइप के इसमें चार्ट होते हैं। अब हमें चार्ट बनाना सीखना है। तो हमने सपोज करिए हमको बार चार्ट बनाना है, तो पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना है जिस डाटा का आपको बार चार्ट बनाना है। तो पहले आपको मैं सिंगल का बना के दिखाता हूं। सपोज करिए एक डाटा हमारे पास कोई ये है A, और A डाटा में 15 रीडिंग है, इसका हमको बार चार्ट बनाना है। तो पहले हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया जिसमें A और ये डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया, यहां पे गए, ये है बार चार्ट। बार चार्ट 2D, बार चार्ट 3D,
जिसमें आपको थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू भी मिलेगा। हम 2D में जाते हैं, बार चार्ट 2D। ये देखिए इसका चार्ट बन गया, हमारे सामने ए का चार्ट आ गया। किस चीज का चार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए 15 रीडिंग है तो एक्स एक्सिस पे 15 आ गया, और वाई एक्सिस पर ये अपने आप इसने वाई एक्सिस का स्केल मान लिया कि साहब सबसे बड़ी वैल्यू 18 है तो उसने 20 मान लिया, दो दो के डिवीजन से अपने आप ले लिया। कितनी स्मार्टली ये ग्राफ बन गया। लेकिन आप कहेंगे सर एक समस्या है। बोले बोले क्या समस्या है? बोले सर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कितनी है। अगर लाइन के सामने है तब तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर लाइन के सामने है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हमको बीच पे है तो पढ़ने में समस्या आएगी। तो उसकी भी समस्या का हल है हमारे पास। इसको क्लिक करिए किसी एक बार को, तो देखिए यहाँ पे बबल्स आ जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐड डाटा लेबल। फिर से बताते हैं, हमने किसी भी एक बार को आप क्लिक कर लीजिए, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड डाटा लेबल, यहां गए ऐड डाटा लेबल, इसको क्लिक कर दिया। देखिए सारी रीडिंग आ गई, आपको ये पता लग गया कि किस बार की कितनी वैल्यू है, ये पता लग गया। फिर इसकी लोकेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो जिस चीज का ग्राफ था, तो अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन इन दिस ग्राफ। आप चाहें तो इसका ग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कलर चेंज कर लिया, ये सब भी फैसिलिटीज हैं। तो वंस यू आर स्टार्ट डूइंग एंड मेकिंग द ग्राफ ऑन द MS एक्सेल, यू विल फाइंड इट इज सो वंडरफुल कि आप समझेंगे कि ये सब इतना काम हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था। अब देखिए बार ग्राफ में वैरायटी देखिए, देखिए कितने डिजाइन के आपको बार ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। और आपके ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये बार ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। और देखिए लिखने में ये भीतर की ओर आ गया लिखने वाला। तो दीज आर द सिस्टम्स, और जिसके हेल्प से आप ये देखिए बार ग्राफ, अनेकों बार ग्राफ में देखिए ढेरों डिजाइन आपके सामने उपलब्ध है। तो ये एक डाटा का बार ग्राफ था, इसको हम लोग इधर साइड में कर देते हैं। अब हम बनाना चाहते हैं एक्स और वाई का ग्राफ एक साथ। हम दो चीजों का बार ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो पहले एक्स और वाई हमने सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट में गए, बार ग्राफ में गए, ये देखिए ये हमको बार ग्राफ मिल गया। चूंकि दो हैं तो हमें बताना पड़ेगा एक्स क्या है वाई क्या है। तो लीजेंड देखिए इसने नीचे दे दिया, दोनों के अपने आप इसने कलर भी डिसाइड कर दिए। अब आप चाहें तो कलर अपना आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फिल कलर सब भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको वैल्यूज चाहिए, केवल रेड के ऊपर आपको वैल्यूज चाहिए तो राइट क्लिक किया, ऐड डाटा लेवल, तो रेड के ऊपर की आपको सारी वैल्यूज आ गई। अगर आपको वाई वाली चाहिए तो देखिए जैसे आपने ब्लू वाले पे किया तो एक्स आ गया, और रेड वाला वाई वाला था। फिर इस पे गए, ऐड डाटा लेवल, ऐड डाटा लेवल, देखिए इस पे आ गया। अब आप बताना चाहते हैं एक्स क्या है वाई क्या है, तो यहां पर आप एक्स वाई में जो भी आप लिखना चाहते हैं थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और जो भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, चार्ट का आपको नाम देना है कुछ, तो चार्ट का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए, फलाने चीज का चार्ट है ये। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस ग्राफ मेकिंग। ओनली थिंग कि जितना बच्चों आप इस पे ग्राफ जितनी तरह के बनाओगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। नाउ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको जरा हटा देते हैं, इसको इधर साइड में लगा देते हैं। हिस्टोग्राम बनाते हैं यहां पर, इसका ए का हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। इंसर्ट में गए, ये देखिए हिस्टोग्राम ऑलरेडी यहां पे दिए गए, तो हमने हिस्टोग्राम पकड़ लिया। हिस्टोग्राम हमें यह बताता है कि कौन से डाटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हिस्टोग्राम को आप एक तरह से फ्रीक्वेंसी चार्ट समझिए। तो ये बताता है कौन से डाटा कितनी बार है। तो ये 15 डाटा थे हमारे पास, तो देखिए 10 से लेकर 13.3 तक 4, 13.3 से 16.6 तक 8, 8 4 12, 16.6 से 19.9 तक 3, और 12 3 15। लेकिन आपको लगता है कि ये जो साहब क्लास इंटरवल है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्लास इंटरवल आप अपने मन से तय करना चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिए, किसने मना किया है। आप इस डाटा पे जहां पे
क्लास इंटरवल लिखा है, यहां पर आप डबल क्लिक करिए, यहां पर डबल क्लिक करिए। उसके बाद आप यहां पर आइए फॉर्मेट एक्सेस। फॉर्मेट एक्सेस पर आएंगे तो यहां पर आप देखिए बिन विड्थ लिखा हुआ है, बिन विड्थ, डब्बों की चौड़ाई। बिन विड्थ देखिए अभी कितनी है, 10 से लेके 13.3, यहां पे 3.3 लिखा हुआ है, सब जगह 3.3 की चौड़ाई में आपको। मैंने कहा साहब ऐसा ना करो, बिन विड्थ रखो 2। ये देखिए 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18। ये देखिए अपने आप इसने 4 बना दिए। ये 3, ये 3, 3, 6, ये 3, 9 और ये 9, 6, 15। यानी 14 से 16 के बीच में जो डाटा है सबसे अधिक है, जिसकी संख्या 15 में से 6 है। अब फिर वही बात, ऐड डाटा लेवल। ये देखिए सबके ऊपर संख्या भी आ गई, कौन कौन से कितना है। सो दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम, जो हमें फ्रीक्वेंसी बता देता है, इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करना है, फिर उस ग्राफ का प्रकार सेलेक्ट करना है जैसा आप ग्राफ बनाना चाहते हैं ना। इसको भी साइड में कर लेते हैं, इसको भी साइड में कर लेते हैं, इसको भी साइड में कर लेते हैं। और अब हम लोग आते हैं अगले स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में नॉर्मली हम लोग को दो के बीच में रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। सो स्कैटर डायग्राम में इसको जरा हटा लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में स्कैटर डायग्राम खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स और वाई को सेलेक्ट कर लिया, एक्स और वाई को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे गए, स्कैटर डायग्राम, या तो टोटल में से देख लेते हैं, ऑल चार्ट्स, एंड स्कैटर कहाँ है, देख के बताइए, स्कैटर डायग्राम, ये वाला स्कैटर डायग्राम। ये देखिए इसने क्या किया, एक्स वाली वैल्यू को अपने आप इसने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई की वैल्यूज को इसने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब इसने एक्स और वाई की वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन बता दिया। तो जब कभी भी दो डाटा के बीच में हमें कोरिलेशन चाहिए होता है कि इस एक ये वैल्यू हम एक्स पे दिखाएंगे, एक वैल्यू वाई पे दिखाएंगे, तो एक के बढ़ते या घटने पर दूसरी वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिस इज डिनोटेड बाय स्कैटर डायग्राम। अब यहां पर आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हमको मजा नहीं आया, हम इससे क्या अर्थ निकालें, क्या अर्थ निकालें। इसके लिए ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। कौन सी लाइन, ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। लेट अस सी ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। हम यहां पे गए और देखिए यहां पर इस पे जो डॉट्स थे उनको हमने क्लिक कर दिया था, राइट क्लिक, अपने आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ गई और हमने ट्रेंड लाइन डाल दी। ट्रेंड लाइन कैसी डालनी है, लीनियर, और लीनियर डालने के लिए हमने यहाँ पे इसको लीनियर कर दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए ट्रेंड लाइन आ गई। यानी ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि एक्स के डाटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वाई के डाटा की भी वैल्यू बढ़ रही है। ये इनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन दोनों डाटा के बीच में इसने एक इक्वेशन अपने आप कैलकुलेट करी, उस इक्वेशन का यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना के बता दिया, दिस इज नोन एज द ट्रेंड लाइन। तो स्कैटर डायग्राम जब भी बनाया जाता है तो उसमें हम ये ट्रेंड लाइन जरूर बनाते हैं, और ट्रेंड लाइन हमको बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेडियंट प्लस में जा रहा है या ग्रेडियंट नेगेटिव में जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द दिस ट्रेंड लाइन। स्कैटर डायग्राम के बाद अब हम फिर से एक्स और वाई पर आते हैं, लाइन डायग्राम बनाते हैं। लाइन डायग्राम देखिए, लाइन डायग्राम के लिए इंसर्ट में गए और ऑल चार्ट्स में गए, ऑल चार्ट्स में गए, लाइन डायग्राम, ये रहा लाइन डायग्राम। एक्स की वैल्यूज इसने कहा कि ये 5 वैल्यूज हमारे सामने हैं, इन 5 वैल्यू का इसने लाइन डायग्राम बना दिया, और इन दोनों वैल्यूज को, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं, इनको इसने ग्राफ पे दिखा दी। पहली वैल्यू यहाँ, दूसरी वैल्यू यहाँ, और ये देखिए लीजेंड में बता रहा है कि एक्स किस कलर में है, वाई किस कलर में है, दोनों के कलर उसने पहले से अलग करके रखे हैं, और आप चाहें तो दोनों के कलर अलग अलग कर भी सकते हैं। आप कहेंगे साहब हमको डाटा नहीं मिल रहा है, तो लाइन नीली वाली को लाइन को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड डाटा लेवल गए, ऐड डाटा लेवल के बाद ऐड डाटा लेवल यहाँ कर दिया, उसकी वैल्यूज लिख दी। फिर यहाँ रेड वाले पे गए, रेड वाले पे देखिए जैसे हमने छुआ अपने आप यहाँ पे स्क्रीन पर वो हिस्सा सेलेक्ट हो गया। ऐड डाटा लेवल में गए, ऐड डाटा लेवल के बाद यहाँ आए और उसने वैल्यूज को लिख दिया।
आगे इसमें ये भी ऑप्शंस होते हैं कि आप इन वैल्यूज के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें बेटे बच्चों इस ग्राफ के अंदर होती हैं। तो दिस होल सेशन मैं तो कहता हूं स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में जाके ग्राफ बनाने हैं, लेकिन मेरे जितने भी कुलीग्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उन सभी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में था हम वी यूज्ड टू मेक द कंट्रोल चार्ट्स, बट वी हैड एक्सेस टू द लिमिटेड कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर की एक्सेस बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि सभी के पास हर जगह कंप्यूटर है। तो आप जितना ज्यादा ग्राफ बनाएंगे उतना ही ज्यादा ग्राफ बनाना आप सीखेंगे और आपका कमांड अच्छा होता जाएगा। नाउ इट इज टाइम फॉर द पाई चार्ट। तो देखते हैं पाई हम कैसे बनाते हैं। पाई के लिए हम एक तरफ चलते हैं। सपोज करिए एक ये प्रोडक्ट है और इसमें से पहले से जो पाई चार्ट बना है इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये एक देखिए यहां पे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बच्चों आपको पता होगा वो एक ये बताता है कि जैसे आपको याद होगा कि एक क्लास में या एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, 150 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 250 बच्चे या 150 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 100 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। तो उसका पाई चार्ट हम लोग बनाते थे। तो कैसे करते थे? 500 तो टोटल बच्चे हैं, 150 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो 150 बच्चे बटे 500 कितना हुआ? 30%। तो पाई चार्ट एक्चुअल में हमको किसी भी डाटा का परसेंटेज पार्ट देता है कि पूरे डाटा में उस एक वैल्यू का कितना हिस्सेदारी है। तो एक्चुअली वो हमको 100 में बताता है, 100 में बताता है। तो देखिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4। इनकी सेल्स ये है और इनका हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमने ये डाटा लिया और डाटा लेने के बाद यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गए, पाई में गए और पाई में हमने बना दिया। ये देखिए परसेंटेज ऑफ डाटा, और ये हमको पता लग गया परसेंटेज ऑफ डाटा कितना है। हम दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको हटा देते हैं। दोबारा हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4, फिर यहाँ गए इंसर्ट में गए पाई के बाद फिर गए और फिर देखिए ग्राफ हमारे सामने बन गया। और देखिए अपने आप देखिए इसने 1 2 3 4 के कलर अलग कर दिए। 1 का कलर कौन सा है? ब्लू। रेड का ये 2 वाला, 3 वाला ये है, 4 वाला है सबके। और देखिए पाई में क्या है कि जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका एरिया भी उतना ज्यादा। उसके बाद यहां आए, हम यहां गए ऐड डाटा लेवल में आप देखिए सबके ऊपर 1 2 3 4 आ गया। और इनको एक्सप्लोड करने का भी होता है। तमाम सारे इसमें फॉर्मेट्स होते हैं। और हम अब देखिए फर्स्ट स्लाइस, पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। अब देखिए इसको मैं आगे कर रहा हूं, ये देखिए देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है। इसको देखिए, आप जो कोई हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको वापस ले आते हैं, यहां आया, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहां पे गए और ये देखिए हमने अलग से दिखा दिया कि इस पूरे में 4 नंबर की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है। तो 40% हमने अलग करके दिखा दिया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट। इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। ये देखिए कितना हम एक्सप्लोड कर सकते हैं और ये पास में ले आए। सो आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में इस तरह ग्राफ बनते हैं, तो जो बड़ा हिस्सा होता है उसको अलग तोड़ के दिखा सकते हैं। हम सबको भी अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस इज द पाई चार्ट। तो जितने ग्राफ आपने पढ़े, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम और पाई ग्राफ, ऑल दिस ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये इंजीनियरिंग के लिए लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको ग्राफ से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सेल पर ग्राफ बनाना आना चाहिए। और एक थंब रूल जान लीजिए, जितना आप ज्यादा ग्राफ बनाएंगे उतना ही ग्राफ मेकिंग पे आपका कमांड होगा और आप जहां भी काम करेंगे लोग आपके ग्राफ बनाने की जो स्किल है उसकी तारीफ करेंगे और आपको मानेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा ग्राफ बना लेते हैं, आप डाटा को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9
और अब हम लोग वापस आते हैं चैप्टर नंबर 9 के हमारे इसमें। सो अब इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपकी जितने भी क्वेरीज आ रही हैं उन क्वेरीज को मैं एड्रेस कर सकूं और आपको आगे और एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम नाउ। थैंक यू।